नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम चर्चा करते हैं ज्योतिष के बारे में। आपको बताते हैं कि ज्योतिष आपकी किस तरह से मदद कर सकता है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी करता है ज्योतिष। और आज हम बात करेंगे सौरभ कौशल जी से, जो ज्योतिषाचार्य हैं। आपको बताएंगे कि टैरो के माध्यम से, अंक शास्त्र के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं सौरभ जी का स्टूडियो में। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सौरभ जी, बहुत सारी ज्योतिष की जो विधाएं हैं वो हमें मदद करती हैं, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती हैं, और जो जीवन में समस्याएं होती हैं उनका समाधान तो करती ही हैं, तभी हमारी मंजिल हमें मिल पाती है। उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आपका ज्योतिष की ओर झुकाव कैसे हुआ, क्योंकि ज्योतिष समझना आसान नहीं होता, क्योंकि प्योर साइंस है, प्योर मैथ्स है ज्योतिष। तो आपका झुकाव कैसे हुआ? ज्योतिष शास्त्र में मेरा झुकाव कुछ साल पहले हुआ, जब मैं देखता था कि जीवन में जो हमारा लॉजिकल जो दुनिया है उसके अलावा भी कुछ फोर्सेस हैं जो हमारे जीवन में विभिन्न इवेंट्स को, विभिन्न चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। और जब मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की तो जो क्वेश्चंस या जो प्रश्न मेरे ज़िंदगी में थे या मेरे आसपास के लोगों की ज़िंदगी में थे, उनके बारे में मुझे उत्तर मिलने लगे। तो उससे मेरा इंटरेस्ट इन विधाओं में जाने लगा। सौरभ जी, यहाँ पर आपने बताया कि किस तरह से आपका झुकाव हुआ ज्योतिष की ओर। अब हम बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। जानना चाहूँगी कि ऑकल्ट साइंस है क्या और कैसे इसको उपयोग में लाया जा सकता है? हमारे मनीषियों ने बहुत पहले अनुसंधान किए और उससे जानने की कोशिश की कि क्या इस संसार में किन्हीं चीज़ों से हम भविष्य के बारे में हम जान सकते हैं। अब इस प्रकरण में जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक ज्योतिष है, वो ऋषि पराशर के निर्देशों से शुरू हुआ। अब जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका वो पूरा शास्त्र 9 ग्रहों से, 12 नक्षत्रों से और 27 तारों से निर्मित हुआ है। अब जैसे 9 ग्रह, 12 नक्षत्र, अब इसकी संख्या आती है 108। अब आप देखेंगे कि ये वही संख्या है जो सूरज से पृथ्वी की दूरी है। अगर उसको हम भाग करें सूरज के डायमीटर से तो ये गणना 108 आती है। अब सिमिलरली आप देखिए कि अगर हम चंद्रमा से धरती की दूरी है उसको भाग करें चंद्रमा के डायमीटर से, वो गणना फिर दोबारा से 108 आती है। तो ये जो गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में अनुसंधान करके चीज़ें निकाली गई और उसके कुछ कुछ विधाएं बनाई गई, जिससे हम जो भी व्यक्ति जो जन्म लेता है, जिस समय जन्म लेता है, जिस स्थान पर जन्म लेता है, उसके हिसाब से जो आकाश की गणना है उसके हिसाब से उसका एक ज्योतिष, उसका एक जन्म पत्रिका बनाई जाती है, जिससे हम प्रेडिक्शंस करते हैं उसके बारे में। सिमिलरली और भी विधाएं हैं, जैसे अंक ज्योतिष हुआ, अंक गणित पे वो आधारित है, जिसमें 1 से 9 तक की संख्या है, उसके बारे में हम सोचते हैं। अब आगे हम चलें, ग्राफोलॉजी है, जिसमें एक पर्सन की, एक व्यक्ति की हैंडराइटिंग के बारे में हम देखते हैं। उस हैंडराइटिंग में किस तरह से लिखा है, किस तरह से नहीं लिखा, उससे हम उसके बारे में जानते हैं। और उसके अलावा हम देखें हस्तरेखा शास्त्र है, उसमें भी हम जानते हैं एक पर्सन, किसी भी व्यक्ति की हस्तरेखा में किस तरह से हस्तरेखाएं हैं, उसके बारे में, उसका भूत, वर्तमान, भविष्य, उसके बारे में गणनाएं करते हैं। और हम आगे चलते हैं तो टैरो भी एक विधा है जिसमें हम कार्ड से हम कनेक्ट होते हैं और उससे हम लोगों के बारे में जानते हैं और उनके बारे में जो भी समस्या होती है या जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। तो ये सारी विधाएं हैं, ये हमको मदद करती हैं जानने के लिए कि कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति से गुजर रहा है और वो आगे क्या, उसके ज़िंदगी में उसको क्या करना चाहिए, और उसके जो प्रश्न हैं उसको हम किस तरह से हम उसको हल कर सकते हैं, और अगर उसे कुछ मदद चाहिए तो हम उसको क्या बता सकते हैं। सही कहा आपने सौरभ जी कि एक पूरा महासागर है ज्योतिष, उसमें से ये चुनना बड़ा मुश्किल है कि
क्या कितना सशक्त है, क्योंकि हर जो पॉइंट है ज्योतिष में देखा जाए तो सशक्त है अपने आप में, चाहे वो अंक शास्त्र हो, चाहे हस्तरेखा विज्ञान हो, सभी कुछ इतना वाइड है और इतना सशक्त है कि उसके माध्यम से हम भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे भी चर्चा जारी रहेगी इस विषय पर, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कि टैरो आखिर क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। जी, टैरो एक यूरोप में इटली में शुरू हुआ, उत्तरी इटली में शुरू में, और ये 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। तो यहाँ पे ये टैरोची नाम से कार्ड्स होते थे, उसके बाद ये कालांतर में ये टैरो बना। और उस समय ये मिस्र से मामुलुक नाम के कुछ कार्ड्स आए थे जो शुरू में इटली में इस्तेमाल किए गए, और उसके बाद कालांतर में 18वीं सदी में ये फ्रांस में आए। और फ्रांस में जो समाज था राजा महाराजाओं के वक्त का, उस समय उनको अगर कुछ रास्ते की ज़रूरत होती थी, कुछ एडवाइस की ज़रूरत होती थी, तो वो टैरो के माध्यम से वो जानते थे कि क्या हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर युद्ध करना है तो हम इसको करें ना करें या कब करें। तो इस माध्यम से इसका विकास हुआ। और उसके बाद थोड़े से समय बाद कालांतर में ये जो विधा है ये हर जगह पूरे विश्व में फैली। और एक तरह के टैरो कार्ड्स नहीं, बहुत तरह के टैरो कार्ड्स की अलग अलग तरीके के टैरो कार्ड्स देश और काल के हिसाब से प्रतिपादन में आए। जी, टैरो कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं सौरभ जी, क्योंकि आपने बताया है कि अलग अलग तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं? जी, टैरो कार्ड्स 78 टैरो कार्ड्स होते हैं। इनको भी हमने दो भागों में बांटा गया है, एक है मेजर अरकाना और एक है माइनर अरकाना। अब मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं और माइनर अरकाना में 54 कार्ड्स होते हैं। और अरकाना में भी और जो माइनर अरकाना है इसमें भी 4 सूट्स होते हैं, जैसे कि आपका पेंटिकल्स हो गया और कप्स हो गया, वॉन्ड्स हो गया और स्वॉर्ड्स हो गया। अब जो मेजर अरकाना है उसमें जो किसी के पर्सनैलिटी के बारे में या उसका ज़िंदगी की क्या पथ है उसके बारे में पता लगता है। और माइनर अरकाना में जो डे टू डे में, जो आजकल के समय में जो भी उसके बारे में घटित हो रहा है या उसके बारे में अगर हमें पता करना है, वो माइनर अरकाना से पता लगता है। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं। जी, तो दर्शकों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जीवन में क्या गतिविधियाँ आपके घटित होने वाली हैं, यदि आप डे रूटीन के हिसाब से जानना चाहते हैं तो वो भी आपको जानकारी दे देता है टैरो। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आप किस तरह से क्या प्राप्त कर सकते हैं या क्या रेमेडी होनी चाहिए उसके लिए, तो भी आपको टैरो गाइडलाइन देते हैं। इस बारे में चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहूँगी कि पंच तत्व से कैसे रिलेट करता है अरकाना? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि जो भारतीय दर्शन है और जो टैरो है इसमें बहुत ही गहन रिश्ता है या बहुत ही गहन तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जैसे मेजर अरकाना है, इसमें ये स्पेस एलिमेंट को या आकाश तत्व को इंगित करता है। और आकाश तत्व बहुत व्याप्त होता है, इसीलिए एक व्यक्ति के जीवन के पूरे वृहत को अगर हमें देखना है, पूरे जीवन के दिशा को देखना है, तो ये हम मेजर अरकाना के माध्यम से जानेंगे। और जो माइनर अरकाना के जो सूट्स हैं, जो 4 तरह के सूट्स हैं, उसमें अब जैसे पेंटिकल्स हैं, ये पृथ्वी तत्व को इंगित करते हैं। और जो कप्स हैं वो जल तत्व को, और वॉन्ड्स हैं ये अग्नि तत्व को, और स्वॉर्ड्स हैं ये वायु तत्व को। अब देखिए इनका ऑर्डर भी कितना महत्वपूर्ण है। सबसे स्थूल तत्व हुआ पृथ्वी, तो सबसे आगे पेंटिकल्स, और धीरे धीरे उससे सूक्ष्म हुआ जल तत्व, उससे सूक्ष्म हुआ अग्नि तत्व, उससे सूक्ष्म हुआ वायु तत्व, और सबसे सूक्ष्मतर आकाश तत्व है, और सबसे व्यापक इसीलिए मेजर अरकाना है। अब इसमें भी मज़ेदार और भी इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या ज़रूरी चीज़ें हैं कि इन कार्ड्स में नंबर्स होते हैं, रंग होता है और चित्र होता है, और उसके माध्यम से हमें और जानकारी मिलती है। ये इस तरह से इन कार्ड्स का संरचना होती है।
और इनका ये लिंक है। जी, बहुत सुंदर आपने यहाँ पर व्याख्या की कि किस तरह से हम समझ सकते हैं, इन कार्ड्स को कैसे समझ सकते हैं, इनसे कैसे हेल्प ले सकते हैं। अगर रख रखाव की बात करें, मैंने देखा है कि कुछ भी प्रेडिक्शन करने से पहले शफलिंग की जाती है उनकी, क्या रीज़न होता है? और कुछ भी प्रेडिक्शन जानने से पहले नॉक नॉक करके उठाया जाता है कार्ड्स को, तो ये क्या रीज़न है और क्यों किया जाता है? देखिए, जो हमारा संसार है, जो हमारा ये विश्व है, ये भारतीय दर्शन के हिसाब से इसमें हर चीज़ जीवित है। जैसे हम समझते हैं, हमने सुना होगा, जैसे कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण, राम जी 12 कला संपूर्ण, तो हमारे दर्शन में एक पत्थर भी 1 कला संपूर्ण है, तो वो भी एक जीवंत एंटिटी है। अब इसी तरह से टैरो कार्ड्स होते हैं वो भी जीवंत हैं। अगर हम किसी जीवित व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करना के बारे में जानना चाहें, तो उसके लिए हमें जीवंत वस्तु से ही या जीवंत चीज़ से ही हमें पता लगेगा। इसीलिए हम पहले टैरो कार्ड को नॉक करते हैं, उनको जगाते हैं, या एक तरह से हम उनका आह्वान करते हैं, और जो भी देवता होते हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि टैरो कार्ड के माध्यम से हमको जानकारी दी जाए, और हम उसका रख रखाव भी करते हैं, उसका शफल करते हैं। अब इस शफल में क्या होता है कि जैसे हमने मान लीजिए शुरू करना है, तो हम आह्वान करके, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है उस तरह से हम उनको प्राणान्वित करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं। और हमने रीडिंग कर दी, जैसे रीडिंग भी होती है कि 1 कार्ड से रीडिंग की या 3 कार्ड से रीडिंग की, फिर हमने रीडिंग बंद कर दी। बट दोबारा से अगर कोई हमारे पास आता है तो उसके लिए हमको, जैसे उन कार्ड्स में अगर कुछ हम एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं, तो दोबारा से किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अगर हमें रीडिंग करनी है तो हमें शफलिंग करेंगे, तो हम जो एनर्जी उसके अंदर आई है कार्ड्स के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और उनको न्यूट्रलाइज करके फिर नई एनर्जीज का आह्वान करते हैं कि उस कार्ड के थ्रू हमें पता लग जाए। जी जी, तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि वो जीवंत होते हैं कार्ड, और उनको भी एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है कार्ड्स के पास होगी, तभी सकारात्मकता जीवन में आएगी, जो उससे प्रेडिक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। जी, भारतीय दर्शन के हिसाब से हर चीज़ कनेक्टेड है। तो जैसे कहते हैं कि जो सृष्टि में है वही व्यष्टि में है, जैसे यथा ब्रह्मांड है तथा पिंड है, तो उस हिसाब से तो हमको हर चीज को कनेक्ट करना पड़ता है, हर चीज को जोड़ना पड़ता है। जी, यहाँ पर ये देखा जाता है सौरभ जी कि जब बात होती है वैदिक ज्योतिष की, तो उसके लिए कुंडली की ज़रूरत होती है, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टैरो मैंने देखा है कि सिर्फ नाम के आधार पर भी प्रेडिक्शन कर देता है। कैसे ये संभव हो पाता है? जी, इसमें ये होता है कि टैरो कार्ड एक एनर्जी बेस्ड सिस्टम है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम पहले अपनी एनर्जीज को ठीक रखते हैं, और फिर टैरो कार्ड्स के थ्रू हम एनर्जीज का आह्वान करते हैं कि हम उन एनर्जीज से कनेक्ट कर पाए। अब जैसे अगर हम समझे, भारतीय दर्शन के हिसाब से ये पूरा विश्व भूताकाश का है, फिर एक आकाश होता है चित्ताकाश, जिसमें ये थॉट्स वगैरह के एनर्जीज होती हैं, फिर होता है चिदाकाश। तो हम उस चिदाकाश के माध्यम से हम जो भी व्यक्ति है उसके बारे में, उसकी एनर्जी को हम कनेक्ट करते हैं। और ये जो संसार है ये नाम और रूप पे आधारित है। जैसे ये ब्रह्मांड है या ये पृथ्वी है, उसमें हम कहते हैं अस्ति भाति प्रीति नाम और रूप। तो ये नाम और रूप से ही हम उस व्यक्ति को उस टैरो कार्ड से कनेक्ट करते हैं, उसको जोड़ते हैं, जिसके माध्यम से हमको किसी और भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमें नाम से ही हो जाता है। हमें कोई उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती, और हमको इन सब से कनेक्शन होता है, और उसके बाद हम जो भी प्रश्न है उसके बारे में हम उसका उत्तर देते हैं। जी सौरभ जी, ये चर्चा हो गई टैरो के बारे में, क्योंकि आप अंक शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता हैं और आप लोगों को सॉल्यूशन देते हैं अंक विज्ञान के आधार पर। मैं जानना चाहूँगी कि आखिर अंक विज्ञान, अंक शास्त्र है क्या, और किस तरह से लोगों की मदद करता है? जी, अंक विज्ञान में हमारे पास जो भारतीय हमारा जो गणित है जी, उसमें अगर आप देखें तो दशमलव पद्धति का है, जैसे डेसिमल सिस्टम है। अब आप देखें कि बाकी जगह पे संसार में
डेसिमल सिस्टम नहीं था तो उनको गणना में बहुत दिक्कत आती थी। जैसे रोमन न्यूमरल्स हैं, उसमें डेसिमल सिस्टम के बारे में कुछ इतना सब कुछ नहीं है, या बाकी और भी सभ्यताएं हुई हैं। अब डेसिमल सिस्टम में हमने 10 अंकों का हमने सोचा, उसमें भी 9 अंक प्रधान है, तो शून्य का तो इतना नहीं है। तो 1 से लेकर 9 अंक जो होते हैं उनके बारे में विचार होता है, और किसी के भी जैसे डेट ऑफ बर्थ है उससे अंकों की गणना करते हैं, और उससे हम भूत वर्तमान भविष्य की हम गणना के बारे में हम बताते हैं। और इसमें भी ये है कि जो कोई भी अंक होता है वो किसी पर्टिकुलर ग्रह से लिंक्ड होता है। जैसे आप देखिए कि 3 नंबर है, वो जुपिटर से लिंक्ड है। तो इस तरह से हम हर चीज़ को एक ग्रह से, एक नंबर को एक ग्रह से लिंक करते हैं। फिर इसमें और भी विषय आते हैं, जैसे ग्रह मैत्री है, और आगे और भी उसमें आगे विधाएं होती हैं। तो उससे हम इन चीज़ों को हम प्रेडिक्ट करते हैं। जी, क्या कह सकते हैं आपकी अंक विज्ञान, अंक शास्त्र टैरो से कुछ जुड़ाव रखता है क्या? जी, टैरो से इसका काफ़ी गहन जुड़ाव है, क्योंकि टैरो में जैसे मैंने पहले बताया कि टैरो कार्ड में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है उसकी पिक्चर, जो भी उसके ऊपर चित्र इंगित होता है। फिर उसके बाद होता है उसका नाम, वैसे कलर भी होता है, और साथ में एक नंबर भी होता है। तो जैसे मेजर अरकाना में 0 से लेकर 21 तक नंबर होते हैं, तो उसमें अगर 1 से 21 तक अगर हम देखें तो वो नंबर भी अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ अंक बना रहे हैं, अंक बता रहे हैं। तो जो अंक बताते हैं उससे हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो भी उस चित्र में है, और जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो हमारे जो वो हैं फ्रेमवर्क्स हैं उसमें समानता होती है। जैसे 3 नंबर है, जुपिटर का है, तो सेम चीज़ यहाँ पे टैरो कार्ड्स में भी हमें मिलेगी। जी, देखा ही जाता है कि कुछ नंबर्स होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, जो नंबर्स होते हैं कभी कभी विरोधी अंक भी होते हैं। तो क्या तालमेल होता है, कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको? ये अब जैसे अभी मैंने बोला कि एक अंक का दूसरे अंक से क्या तो मैत्री है, या वो सम है, या उससे वो विपरीत है। तो उस तरह से ये हमारा डिसाइड होता है कि एक अंक का दूसरे अंक से क्या मिलाव है। मान लीजिए जैसे हम न्यूमरोलॉजी में पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं, उसमें अगर आपका कुछ एक अंक है, और मान लीजिए किसी से शादी की बात आ गई किसी और की, अब उसका क्या अंक है सामने वाले का, और क्या उसकी मैत्री है, क्या या सम है या विषम है, तो उससे हम उसको चर्चा करते हैं कि ये ठीक रहेगा मैच या ठीक नहीं रहेगा। और इसी के साथ जैसे व्यापार में भी हम देख सकते हैं, और हम कुछ काम करने जा रहे हैं उस समय क्या है। तो इन सब की चीज़ें, इन सब के बारे में ज्ञान उस चीज़ से निकल सकता है। जी, सौरभ जी, आपने यहाँ पर बता दिया कि किस तरह से अंक भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। किसको हम गहराई से अगर समझ लेते हैं, अंकों के रहस्य को समझ लेते हैं, तो जीवन आसान हो जाता है। अंक विज्ञान में एक चीज़ और आती है, लोशू ग्रिड। क्या है वो? देखिए, लोशू ग्रिड से लोशू ग्रिड है, ये एक चाइनीज़ फिलोसफर हैं, उन्होंने लोशू ग्रिड के बारे में संरचना की थी। अब इस लोशू ग्रिड में क्या होता है कि ये 3x3 का एक ग्रिड बनता है, जिसमें हम कुछ नंबर्स के बारे में हम नंबर्स को उस ग्रिड के अंदर डालते हैं। अब इस ग्रिड में डालने से क्या होता है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टली, डायगनली, वर्टिकली हर संख्या एक ही मिलती है। हम इस तरह से इस ग्रिड को समझते हैं। अब ये ग्रिड जो है, ये हमारे पास पूरे एक व्यक्तित्व को दर्शाता है, एक व्यक्ति को दर्शाता है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं कि ये लोशू ग्रिड है, अगर हम अब देखिए, अब कनेक्शन की हम बात करते हैं। अब ये कनेक्शन में हम समझते हैं कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मेन चार्ट बनता है, ये इसको डिनोट करता है, लोशू ग्रिड। अब जो भी व्यक्ति है, अब उसका डेट ऑफ बर्थ है, उससे हम अंकों की गणना करते हैं। अब उसके बाद हम उसमें हम पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर भी हम उसकी गणना करेंगे।
अब ये जब गणना करते हैं तो हम जो भी डिजिट होता है या जो भी अंक होता है, हम उसको लोशो ग्रिड में एक नियम के अनुसार हम एक एक वर्ग में भरते हैं। एक बड़ा वर्ग है, उसके अंदर छोटा वर्ग है, उसको छोटे छोटे स्क्वायर्स में भरते हैं। तो जिस तरह से आपका एक मेन हमारे पास फ्रेमवर्क है और हमने ये छोटे से उसी तरह से हमने उस वर्ग में हमने डालना शुरू किया। इस तरह से हम जैसे सारे मतलब डेट ऑफ बर्थ है हमारा, मंथ ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ है, इन सबको हम डालेंगे और उसमें कुछ नियम होते हैं कि कुछ हम अंकों को डालेंगे, कुछ हम अंक होते हैं जो उसमें नहीं आते हैं और फिर इन सब अंकों को हम उसके अंदर लोशो ग्रिड के अंदर डालते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ वर्ग हमारे पास खाली रहते हैं, कुछ वर्ग हमारे पास खाली नहीं रहते, तो ये सब उसके अंदर आता है। फिर हम इस लोशो ग्रिड के अंदर पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर्स को भी डालते हैं। अब जब हम ये सब डालते हैं तो हमारे पास एक खाका तैयार हो जाता है, एक पूरा रीडिंग्स तैयार हो जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर और भी चीज़ें हम देखते हैं कि एक ग्रिड में कितने सारे नंबर्स आ गए, एक छोटे ग्रिड में, एक छोटे स्क्वायर बॉक्स में कितने सारे नंबर्स आ गए। और फिर हम देखते हैं कि एक वर्टिकल लाइन में कितने नंबर्स हैं, या सब पूरी भरी हुई है कि नहीं, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पूरी भरी है कि नहीं, या एक डायगोनल लाइन पूरी भरी है कि नहीं। तो एक हमारे पास 2 तरह के डायगोनल्स होते हैं और 6 तरह के हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं। इस तरह से हम इस खाके को देखते हैं। तो ये सब जो खाका है उससे हम फिर प्रिडिक्शंस निकालते हैं कि किसी के बारे में कोई किस तरह का है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसको आगे क्या करना चाहिए और उसके आगे उसके लिए क्या प्रोफेशन ठीक है, किस तरह का जीवन साथी उसको मिलेगा, या किस तरह से उसका घर बाहर चल रहा है। तो इस तरह से हम वो करते हैं जी। यानी जीवन में समझने के लिए कि हमें क्या कुछ ज़रूरी है या क्या जीवन में होने वाला है या जो होगा वो ठीक होगा कि नहीं होगा, इन सब चीज़ों के माध्यम से लोशो ग्रिड के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक चर्चा और यहाँ पर रह जाती है कि ऑकल्ट साइंस किस तरह से क्या माना जाए कि कितने प्रतिशत सही आंसर देता है। जी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमको समझना कि ऑकल्ट साइंस जो है वो हमको इंगित करता है, हमको इशारे देता है कि हमारे ज़िंदगी का जो दिशा है वो किस तरफ जा रही है। हम आगे जा रहे हैं, हमें दाईं तरफ जाना चाहिए, बाईं तरफ जाना चाहिए, या हमें जैसे व्यापार इस तरह का करना चाहिए, इस तरह का नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमको इशारे देता है या हमको डायरेक्शंस देता है। हमको ये 95 to 99% ये ठीक रहता है। पर अब इसमें भी हमें समझने की चीज़ है कि पूरा ये जो विश्व है ये एनर्जीज़ का खेल है। तो जिस टाइम जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं, जिस टाइम हम प्रेडिक्शंस देखते हैं उस टाइम पे हमको क्या उत्तर मिल रहा है वो उस समय के लिए ठीक है। पर ये जो विश्व है ये पूरा गतिमान है और ये पूरा जीवांत है। तो इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें बिल्कुल बदलती भी रहती हैं। तो हमने जैसे हमारा जैसे मौसम का प्रेडिक्शन है, हमने सोचा कि एक दिन बारिश आएगी, पर होता कि उस समय बारिश नहीं आती, पर थोड़ी हल्की बूंदाबांदी होती है, तो थोड़ा सा अलग होता है। बट इस तरह से ये है कि ये हमें एक जनरल गाइडेंस देता है, पर उसके बाद कर्म की प्रधानता भी आती है। तो दोनों चीज़ें हैं, ये हमें गाइड करता है कि हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हमको आगे फिर कर्म करना चाहिए जिससे हमको जो अपेक्षित जो हमको आउटकम है वो हमको मिल सके। जी, तो दर्शकों यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि ज्योतिष आपको मार्गदर्शन तो देता है, लेकिन ज्योतिष से जानने के बाद आपको ये नहीं करना है कि आप कर्म ना करें। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको फल कैसे मिलेगा। अगर कोई किसान अगर खेत में बीज नहीं बोएगा तो फसल कैसे होगी, ये समझकर आपको कर्म भी करना है। और ज्योतिष तो आपका मार्गदर्शन लगातार करता ही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ज्योतिष की विभिन्न विधाओं पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सौरभ जी, एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ज्योतिष में जैसे कभी कभार होता है कि एक चीज हमारे मन मुताबिक नहीं हो रही जी, तो उसका हर विधा में, जैसे वैदिक ज्योतिष है और वैदिक ज्योतिष में भी जैसे
वैदिक ज्योतिष है और अंक शास्त्र, टैरो में और हर जगह पे उपाय होता है। ये ऐसा नहीं होता, फैटलिस्टिक नहीं होता कि ये तो होना ही होना है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये एक तरह से डायरेक्शन है या एक सजेशंस है। जैसे टैरो में हम डिविनेशंस करते हैं, तो उस तरह से फिर जो अगर कोई हमारे मन मुताबिक चीज़ नहीं है तो उनका उपाय होता है, तो हम उपायों को कर सकते हैं। जैसे कहीं पे जुपिटर किसी का वीक है तो आप जुपिटर का उपाय कीजिए। सूर्य वीक है तो हम कहते हैं कि सूर्य का जल चढ़ाइए या आदित्य हृदय का पाठ कीजिए। इस तरह से हम चीज़ों को आगे हम उसको ठीक कर सकते हैं जी। तो ये भी बहुत, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको मदद करती हैं हमारे ज़िंदगी को हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक जीने के लिए जी। और आगे इसमें और ये भी है कि हम ध्यान से, प्राणायाम से इन चीज़ों को, इफ़ेक्ट्स को और भी हम हटा सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। जब हमने जान लिया कि आगे हमारे रोड्स में कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, तो हम ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से उन चीज़ों को हम कम भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं जी। अगर कुंडली कहीं ये बता देती है कि अगर कोई दिक्कत है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं होती, उसका विकल्प भी होता है, उपाय भी होता है, और वही प्रिडिक्शंस के माध्यम से हम जानते हैं। यहाँ पर जब बात प्रिडिक्शन की चली है तो सौरभ जी एक सवाल आता है, क्योंकि आप टैरो कार्ड के भी जानकार हैं और अंक शास्त्र के भी हैं। मैंने देखा है कि टैरो की जब प्रिडिक्शंस होते हैं तो कहीं ना कहीं वैदिक ज्योतिष उसमें हस्तक्षेप होता है, वैदिक ज्योतिष का, ऐसा क्यों? क्योंकि सारी विधाएं आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसलिए वैदिक ज्योतिष का उसमें हस्तक्षेप होता है। अब जैसे टैरोट कार्ड में एक रीडिंग आई कि आपका जैसे 3 नंबर का कोई कार्ड आया और आपका वो वक्री आ गया या उल्टा आ गया, तो आपका कोई चीज़ों में कोई दिक्कत है। तो जो उपाय हैं वो वैदिक शास्त्र से भी आपको उपाय आते हैं कि अगर ये चीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको इस तरह से करना चाहिए। जैसे गुरु की प्रॉब्लम है तो आपको जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से दोनों विधाएं कनेक्टेड हैं जी। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है दर्शकों कि गंगा यमुनी तहजीब का एक संगम है, या कह सकते हैं कि आधुनिक और पाश्चात्य का एक संगम है टैरो कार्ड और वैदिक, और यहाँ पर उसके माध्यम से निरंतर आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, डिटेल्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। सौरभ जी, आपसे अंक शास्त्र के बारे में, अंक विज्ञान के बारे में लगातार चर्चा चल रही है। मैं जानना चाहूँगी कि पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर्स क्या होते हैं? पर्सनैलिटी नंबर है वो हमारे डे ऑफ बर्थ से डिसाइड होता है कि जिस पर्सनैलिटी में हम पैदा हुए हैं, जिस पर्सनैलिटी को लेके पैदा हुए हैं। और डेस्टिनी नंबर है कि हम सब अंकों का जो हम गणना करते हैं उससे हम डेस्टिनी नंबर का हमें पता लगता है। और वो डेस्टिनी नंबर हमारा एक्टिवेट होता है 28 से 30 साल की उम्र के बाद। जैसे कोई व्यक्ति पर्सनैलिटी नंबर 3 को लेके पैदा हुआ है, जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ या डे ऑफ बर्थ 3 तारीख है या 12 तारीख है या 21 तारीख है, पर वो उसका अगर सम बाकी पूरे डेट ऑफ बर्थ का अगर सम करें तो फिर वो गणना बनती है, मान लीजिए वो सूर्य की गणना बनती है। तो 28 से 30 साल के बाद मान लीजिए उसका नंबर बना 1, तो वो उसके अंदर उस डेस्टिनी नंबर की ट्रेट्स आने शुरू होते हैं, तो उसकी डेस्टिनी उस तरफ उसको लेके जाती है। पर्सनैलिटी तो वही की वही रहेगी, बट वो डेस्टिनी है, डेस्टिनी से उसका थोड़ा सा बिहेवियर में बदलता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम अक्सर देखते हैं कि जैसे जब लोग बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं पहले तो तू ऐसा था और अब तू ऐसा हो गया है। तो वो होता ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ पर्सनैलिटी नंबर के बाद डेस्टिनी नंबर एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वो काम करता है जी। तो सौरभ जी, क्या माना जाए कि किस उम्र से ये प्रिडिक्शंस हो सकते हैं? क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष मानता है वो ये कहता है कि बहुत छोटे बच्चे का जो है वो भविष्य बहुत ज़्यादा आकलन नहीं किया जा सकता। तो क्या टैरो भी यही कहता है या आकलन होता है टैरो के माध्यम से? टैरो का ये है कि टैरो तो एनर्जी पे काम करता है। अगर बच्चा होगा तो बच्चे की एनर्जी भी वो टैप करेंगे और उससे उसको उसके बारे में आप बता पाएंगे। तो टैरो का बिल्कुल गूढ़ एकदम से एनर्जी का माध्यम है जी।
तो सौरभ जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आपसे दोनों विषयों पर चर्चा हुई है, अंक विज्ञान के बारे में भी हुई है और टैरो के बारे में भी हुई है। अब समय अनुमति नहीं दे रहा, तो बस इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।